अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फिज़िक्स 101 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे पास हैंडआउट्स के अंदर जो है लेक्चर नंबर 13 टू लेक्चर नंबर 18 तक जितने भी रिमेनिंग लेक्चर्स हैं उनको कवर करेंगे। उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जितने भी हैं उनको कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर लेक्चर नंबर 1 to 5 में पार्ट 1 है। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर मैंने लेक्चर नंबर 6 टू लेक्चर नंबर 12 तक लेक्चर्स कवर किए हैं। अब ये जो वीडियो है ये हमारे पास है पार्ट 3, और पार्ट 3 के अंदर हम लेक्चर नंबर 13 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक रिमेनिंग जितने भी हमारे पास लेक्चर्स हैं उनको कवर करेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को देखना है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक गिवन होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप जो है लिंक के ऊपर क्लिक करके बाकी तमाम लेक्चर्स फिजिक्स 101 से रिलेटेड देख सकते हैं। और बाकी फाइनल टर्म प्रिपरेशन और मिड टर्म प्रिपरेशन किस तरह करनी है, उसके अलावा MCQs कहाँ से करने, लॉन्ग और शॉर्ट वाली चीज़ें कहाँ से करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको नीचे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 13 है एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर 1 के अंदर, तो हमारे पास है रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास ये डेफिनेशन को हमने क्या करना है, रिकॉल करना है। द मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन इन सेवरल डिफरेंट बट इक्विवेलेंट वेज। तो सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि L किसके इक्वल है हमारे पास, L हमारे पास इक्वल है R मल्टीप्लाई बाई P के। तो ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन इन सेवरल डिफरेंट बट इक्विवेलेंट वेज। तो मैग्नीट्यूड जो होता है हमारे पास उसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं, सेवरल डिफरेंट बट इक्विवेलेंट वेज, यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से हम जो है मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड को मुख्तलिफ तरीके कौन से हैं जिस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। एक तरीका तो क्या है कि आप L इज इक्वल टू RP साइन थीटा की तरह लिख सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यही सेम चीज़ होगी, बस इसको आपने क्या करना है, L इक्वल टू लगा दिया, ये जो R है और साइन थीटा, R साइन थीटा को इसको पैराग्राफ ब्रेसेस के अंदर लिख दिया और P को बाहर निकाल दिया। और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि अब रिमेनिंग क्या चीज़ है, अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, अब मैं R को निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले किसको निकाल लिया यहाँ पर P को निकाल दिया, तो अब किसको निकालूंगा, R को निकालूंगा। तो L इक्वल टू R को बाहर निकाल दिया, रिमेनिंग क्या बचा, जब R को मैं बाहर निकाल दूंगा तो P साइन थीटा अंदर ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से ये 3 डिफरेंट एंड इक्विवेलेंट वेज है मैग्नीट्यूड को लिखने के। ये तीनों आपके याद होने चाहिए एज इट इज़ फॉर्मूले के साथ, पहला दूसरा तीसरा तीनों याद होने चाहिए। MCQ के अंदर भी पूछ सकते हैं, इसी तरह आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि भाई बता दो हमें कि मैग्नीट्यूड को हम किस तरह से, यानी डिफरेंट और सेवरल वेज इक्विवेलेंट वेज के अंदर कितने तरह से लिख सकते हैं। तो 3 तरह से लिख सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। Calculate the angular momentum of a projectile thrown from the ground at an angle theta. Initial angular momentum is 0. अब यहाँ से एक चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये तो रीजनिंग वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं कि 0 क्यों होता है, या फिर ये आपसे किस तरह से पूछ सकते हैं कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम होता है प्रोजेक्टाइल का, जैसे उसको हमने थ्रोन किया ग्राउंड से, प्रोजेक्टाइल क्या होता है वो इस तरह से होता है, यानी यहाँ से मैंने कोई चीज़ फेंकी और वो यूं करके जाके इस तरह से एंगल बना देती है ग्राउंड के साथ, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ये चीज़ क्लियर हो गई, यानी एक जगह से ग्राउंड से कोई चीज़ फेंकी दूसरी जगह पे जाके गिरी, डी तो देखी होगी ना आपने, डी की तरह जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रोजेक्टाइल के अंदर आती हैं, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, सही है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ ग्राउंड एट एन एंगल थीटा। कोई भी एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कैलकुलेट करना है किसी भी प्रोजेक्टाइल का जिसको हमने थ्रो किया हुआ है ग्राउंड से, और जो एंगल है थीटा है, तो ऐसी सूरत में जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होगा, तो आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, वो होगा 0। बाकी ये कैलकुलेशन आप देख सकते हो, अगर समझ में आ रही है तो इसको आपने यहाँ से रीजनिंग के लिए प्रिपेयर कर लेना है कि किस तरह से 0 होती है, क्यों होती है। बाकी इंटरनेट का जो है वो हेल्प भी ले सकते हो आप। नेक्स्ट क्या हमारे पास, मोमेंटम चेंजेस बिकॉज अ फोर्स मेक इट चेंज। मोमेंटम हमारे पास चेंज क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स होती है उसको चेंज कर देती है, बिकॉज अ फोर्स मेक्स इट चेंज। व्हाट मेक्स एंगुलर मोमेंटम चेंज। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मोमेंटम चेंज होता है वो किसकी वजह से चेंज होता है, तो मोमेंटम चेंज होता है हमारे पास फोर्स की वजह से। और इसी तरह आपसे पूछ रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम कैसे चेंज होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम टॉर्क की वजह से चेंज होता है। ये दोनों चीज़ें अपने माइंड के अंदर बिठा लेनी है, सिंपल सी चीज़ है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। बस क्या है कि मोमेंटम चेंज होता है क्योंकि फोर्स उसके अंदर चेंज कर देता है, सही है। एंगुलर मोमेंटम क्यों चेंज होता है, क्योंकि टॉर्क उसके अंदर चेंज कर लेकर आता है। तो मोमेंटम के लिए फोर्स है, एंगुलर मोमेंटम के लिए टॉर्क है, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। मोमेंटम तो फोर्स होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा तो टॉर्क होगा। एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ से। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ
पार्टिकल्स इक्वल टू द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। यानी कौन सी चीज़ हमारे पास होगी जो कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो है वो इक्वल होगी नेट टॉर्क के जो कि हमारे पास सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रही है। तो आपने याद रखना है वो कौन सी चीज़ होगी, टाइम रेट ऑफ चेंज होगा जो कि हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का है वो नेट टॉर्क एक्टिंग जो सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रहे हैं नेट टॉर्क उसके इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है कि इंटरनल फोर्सेस जो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इंटरनल टॉर्क्स जो है वो हमारे पास क्या करेंगे, सो ऑल्सो डू इंटरनल टॉर्क्स एज वी शैल सी। तो ये जो है इसको छोड़ देना आपने, जो इंटरनल फोर्सेस क्या है हमारे पास वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, द टॉर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल कैन कम बोथ फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। जो किसी भी सिस्टम के ऊपर जो टॉर्क होता है किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर वो बहुत तरीके से हमारे पास हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल फोर्स भी हो सकती है। नेक्स्ट लिखा है देयर कुड बी चार्ज पार्टिकल विच अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर व्हाइल दे आर ऑल इन अ एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे की तरफ खिंचाव और रिपेल यानी दूसरी तरफ मतलब दूर भगाना किसी चीज़ को, यानी दो चीज़ों को आपस में लेकर ज़बरदस्ती लेकर आओ। जैसे मैग्नेट है तो वह एक दूसरे को अलग फेंकेंगे और अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे को सामने लाओ तो चिपक जाएंगे। मैग्नेट इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। तो हमारे पास के वो तमाम की तमाम चीज़ें क्या आती हैं जिसके अंदर ये अट्रैक्ट और रिपेल वाली चीज़ हो, तो ये एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से होगी, इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट के इफ़ द फोर्सेज बिटवीन टू पार्टिकल्स आर नॉट ओनली आर इक्वल बट अपोजिट बट ऑल्सो डायरेक्टेड टू अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स दे कैन इजीली शो द टोटल डैश। तो यहाँ से आपसे ये टोटल इंटरनल टॉर्क के बारे में पूछा जा सकता है, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट कि अगर फोर्सेस हमारे पास किसी भी दो पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो इक्वल नहीं है और अपोजिट है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास वो डायरेक्टेड है अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल और डायरेक्ट हो रही है हमारे पास उस लाइन की तरफ जहाँ पर हमारे पास दो पार्टिकल्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देन कैन इजीली शो द टोटल। ऐसी सूरत में हम क्या चीज़ शो कर सकते हैं, टोटल इंटरनल टॉर्क को शो कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट एज इट इज आपने याद रख लेनी है। तो ऐसी सूरत में अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल डैश ऑफ द सिस्टम। तो हमारे पास अब आपने एक और चीज़ याद यहाँ पर रखनी है कि हमारे पास जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रहा है यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट कर रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू द टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ द डैश। यानी वो किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू द टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल डैश यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। तो इस पूरे स्टेटमेंट को आपने एज इट इज रट लेना है। नेक्स्ट के इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम, अगर कोई भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास एक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहे थे, नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर कोई भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो हमारे पास सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा तो इस सूरत में जो एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास सिस्टम का वो क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास अगर कोई भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा तो इस सूरत में जो एंगुलर मोमेंटम होता है सिस्टम का वो चेंज नहीं होता विद द टाइम। नेक्स्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द इक्वेशन फॉर डैश एंड डैश मोशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास को आपको जो है सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस यानी सेम और उनके दरमियान जो डिफरेंस है उनको जो है उससे आपको अवेयर होना चाहिए, खबरदार होना चाहिए। बिटवीन द इक्वेशन फॉर यानी किसके इक्वेशन के लिए, लीनियर और रोटेशनल मोशन के अंदर आपको होना चाहिए। जो वन बिग डिफरेंस इज दैट फॉर मोमेंटम p इज इक्वल टू mv इट डज नॉट मैटर वियर यू पिक द ओरिजिन। तो सबसे पहला मेन डिफरेंस किस चीज़ का है, हमारे पास है मोमेंटम का। नेक्स्ट है बट l डिफरेंटली डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द ओरिजिन। तो ये हमारे पास कोई खास लाइन नहीं है, इसको आपने छोड़ देना है। इसके बाद की जो चीज़ लिखी हुई है बस आपने यही चीज़ याद रखनी कि पहला जो मेन डिफरेंस है दोनों के दरमियान, लीनियर और रोटेशनल के दरमियान, वो क्या है, मोमेंटम का है। तो एक्सीलरेशन है द डैश एंड डैश पार्ट। तो एक्सीलरेशन का हमारे पास कौन कौन सा पार्ट होता है, तो टेंजेंशियल भी होता है हमारे पास, इसी तरह रेडियल पार्ट भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 14 जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। और ये जो पिछला लेक्चर हमने देख लिया इसके अंदर काफ़ी सारे स्टेटमेंट ऐसे थे जो कि इम्पोर्टेंट थे, इन तमाम को आपने एज इट इज़ रटना होगा तो तभी काम बनेगा, अदरवाइज आपने आगे पीछे कर देनी है चीज़ें। तो ये इसके अंदर काफ़ी सारी लाइन्स थी तो ये आपने एज इट इज़ रट लेनी है। नेक्स्ट देखेंगे लेक्चर नंबर 14, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अ रिजिड बॉडी इज़ वन वेयर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर फिक्स्ड रिलेटिव टू ईच अदर। जैसे कि पेंसिल हो गया, फ्लूइड एंड गैसेज आर नॉन रिजिड। अब ये एक छोटा सा यहाँ पे MCQ लिखा हुआ है कि फ्लूइड एंड गैसेज आर रिजिड, नॉन रिजिड या फिर कुछ और।
तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फ्लूइड और गैसेस जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो नॉन रिजिड होते हैं, नॉन रिजिड होते हैं हमारे पास। और रिजिड बॉडी क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास जो ऑल पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो क्या होते हैं, बॉडी के वो फिक्स्ड होते हैं रिलेटिव टू ईच अदर। सही है। रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसे कि पेंसिल हो गया। नेक्स्ट उन्होंने क्या हुआ कि फ्लूइड और गैसेस किसके एग्जाम्पल होंगे, नॉन रिजिड के एग्जाम्पल्स होंगे। द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी इज गवर्न्ड बाय, तो हमारे पास यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला सा लिखा हुआ है। तो इस डी पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू एफ, और जो एफ है हमारे पास वो क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये फॉर्मूला बस आपने याद रख लेना है। रोटेशनल मोशन के लिए ये फॉर्मूला इन्होंने लिखा है कि टॉर्क इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, और टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क एक्सटर्नल हो जाएगा, यानी नेट एक्सटर्नल टॉर्क हो जाएगा यहाँ पर टॉर्क रोटेशनल मोशन के लिए। तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट है रिजिड बॉडी इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। रिजिड बॉडी को हम कहेंगे कि भाई ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है अगर हमारे पास बोथ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट वैल्यू। तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक एमसीक्यू बन रहा है हमारे पास कि जो रिजिड बॉडी होती है वो हमारे पास, उसको हम कहेंगे कि भाई तुम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हो अगर हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का सिंबल क्या होगा, पी होगा, एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा, एल होगा। ये सबसे पहले चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए। उनकी वैल्यू क्या होती है, उनकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम रेफर्स टू पी इक्वल टू 0 एंड एल इक्वल 0। अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो वहां पर हमारे पास जो पी है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, और एल भी 0 के इक्वल होगा। पी से मुराद एंगुलर लीनियर मोमेंटम और एल से मुराद एंगुलर मोमेंटम। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क डिपेंड्स ऑन वेयर यू चूज द ओरिजिन ऑफ योर कोऑर्डिनेट्स। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करता है हमारा। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर चीजें शुरू हो रही हैं, टॉपिक शुरू हो रहा है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास जिसकी डेफिनेशन हो गई, दिस इज नॉट क्वाइट द सेम एज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, सीजी का मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रियली द सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। द नेट फोर्स ऑन द वोल बॉडी किसके इक्वल होगा। अब ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इसमें क्या लिखा है, जो नेट फोर्स होती है बॉल बॉडी के ऊपर वो किसके इक्वल होगी, वो सम ऑफ फोर्सेस ओवर ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स के इक्वल होगी। तो हमारे पास क्या हो गया, सो द टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज 0। तो जो टॉर्क होता है ग्रेविटी की वजह से हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी का वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ खास नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम की टाइप्स आ गई, और ये आपसे अक्सर पूछते रहते हैं, शॉर्ट के अंदर भी लॉन्ग के अंदर भी, और इससे रिलेटेड आपसे रीजनिंग भी पूछते हैं कि बताओ कि ये चीज़ इक्विलिब्रियम के अंदर है तो इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। तो ये आपको इसकी टाइप्स को जोड़ा अच्छा से देखना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली चीज़ है स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो सबसे पहले इनके नाम आपको क्लियर होने चाहिए कि इक्विलिब्रियम के टोटल कितने टाइप्स हैं हमारे पास। एक तो है भाई स्टेबल, दूसरा है अनस्टेबल, और तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल क्या बोलता है कि भाई ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इफ डिस्प्लेड स्लाइडली। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वापसी अपनी पोजीशन पे आ जाता है जब हम उसको जो है हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं, यानी अपनी जगह से हल्का सा हटाया तो वापसी वो अपनी जगह पर आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इफ डिस्प्लेस स्लाइटली। अनस्टेबल में ये होता है कि भाई अगर आपने किसी चीज़ को धक्का दे दिया तो फिर वो वापसी नहीं आने वाली अपनी जगह पर, वो आगे ही चलती जानी है, यानी वो अपनी वापसी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आती। स्टेबल के अंदर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापसी आ जाएगी। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ही समझो कि नोटबुक पड़ी हुई है हमारे पास टेबल के ऊपर, स्टेबल की बता रहा हूँ, और नोटबुक को आपने एक साइड से उठा लिया और दूसरा साइड अटैच है। तो सही है, आपने उठाया और उसको फिर वापसी थोड़ा सा उठाया ऊपर और फिर वापसी छोड़ दिया तो नोटबुक क्या हो जाएगी, वापसी अपनी जगह पर आके गिर जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, यानी जिस जगह पे थी वापसी उस जगह पे आ जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा तो आपको हल्का सा दिखा देता हूँ, ताकि ये मान के चलो टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैंने नोटबुक यहाँ पे ऐसे पड़ी हुई थी, सही है, इसको मैंने क्या किया, इस साइड से उठा लिया तो ये इस तरह से हो जाएगी नोटबुक, सही है, ये नोटबुक इस तरह से हुई। अब इसको मैंने यहाँ से छोड़ दिया, अब जैसे ही छोड़ूंगा तो क्या होगी, वापसी अपनी पोजीशन के अंदर आ जाएगी जो इनिशियली अपनी पोजीशन के अंदर थी। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल पोजीशन बोलते हैं। लेकिन इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बॉल पड़ी हुई है, ये इसको मैंने क्या किया, किक मार दिया, मान के चलो फुटबॉल पड़ा हुआ है, फुटबॉल ही ले लेते हैं, फुटबॉल को मैंने किक मारा, इसकी ये पोजीशन है, तो ये क्या आ जाएगा, आगे जाएगा, यहाँ पे आके थोड़ी देर बाद क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा,
तो ये क्या होगा, अब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वापसी वो इनिशियल पोजीशन पे नहीं आने वाला, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, वापसी यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये किसके अंदर आएगा, ये अनस्टेबल के अंदर आ जाएगा। तो 2 क्लियर हो गए। उसके बाद क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट स्टे इन इट्स न्यू पोजीशन इफ डिस्प्लेड स्लाइटली। तो इसमें भी क्या होता है हमारे पास, तो इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मूव फर्दर अवे, यानी जहाँ पे जो चीज़ हो रही थी अनस्टेबल के अंदर ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर चला जाता है, नहीं, और यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर हल्का सा भी टच कर दो बहुत ऑब्जेक्ट दूर चला जाते हैं। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्टे इन इट्स न्यू पोजीशन इफ डिस्प्लेड स्लाइडली, यानी अगर ऑब्जेक्ट को हल्का सा भी डिस्प्ले कर दिया तो क्या कर देता है, ऑब्जेक्ट स्टे इन इट्स न्यू पोजीशन इफ डिस्प्ले स्लाइड, यानी हल्का सा अगर उसको टच कर दिया तो अपनी न्यू पोजीशन के अंदर जो है वहाँ पर ठहरना शुरू कर देगा। और इसकी एग्जांपल मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी समझ आ जाए। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, थोड़ी सी ब्लर है लेकिन गुजारा हमने करना होगा इससे। तो जो एग्जांपल मैंने आपको इसकी स्टेबल की दी थी हमारे पास, कि अगर किसी चीज़ को आप इस तरह से फेंकोगे यानी फुटबॉल वगैरह को, तो वो आप जो है न्यूट्रल के अंदर ले सकते हो। न्यूट्रल के अंदर क्या होती है, एक चीज़ को छोड़ दिया तो फिर वो हल्का सा टच किया तो फिर वो चलती जाती है और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये एग्जांपल किसके अंदर आएगी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर, यानी तीसरी टाइप के अंदर, ऑब्जेक्ट स्टे इन इट्स न्यू पोजीशन इफ डिस्प्लेड स्लाइटली। तो ये हमारे पास इसका सेंस भी बन रहा है, यानी कोई फुटबॉल हो गया, कोई बॉल आपने फेंक दिया आगे की तरफ और वो चलती जा रही है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो अपनी एक न्यू पोजीशन पर, जब उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी तो अपने न्यू पोजीशन पर जाकर वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में यहाँ पर आप देख रहे हो कि बोतल रखी हुई है, उसको क्या कर रहे हैं, बंदा हल्का सा जो है वो छेड़ रहा है। अब इसको वापसी गिराने तक नहीं छोड़ेगा, हल्का सा इसको टच किया फिर वापसी छोड़ देगा, तो ये बोतल क्या होगी, थोड़ी सी जगह पे यूं घूमेगी फिर जाकर वापसी अपनी जगह पर स्टेबल हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी तरह आप जो है इसकी एग्जांपल नोटबुक वाली ले लो। नोटबुक को इस तरह क्या किया, टेबल के अंदर थोड़ा सा उठा लिया फिर छोड़ दिया तो वापसी क्या आ जाएगा, वो वापसी टेबल के ऊपर जो है उसी पोजीशन के अंदर आ जाएगी। इनिशियली वो क्या थी, टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी, मैंने साइड से हल्का सा उठा लिया फिर वापसी छोड़ दिया तो वापसी अपनी पोजीशन के अंदर चली गई, तो उसको बोलेंगे स्टेबल। और दूसरी एग्जांपल कौन सी है इसकी, ये बोतल वाली है। तो इस बोतल रखी हुई उन्होंने, इसको इन्होंने हल्का सा साइड से उठा लिया, हल्का सा, यहाँ से आप देख सकते हो हल्का सा उठा लिया, फिर वापसी छोड़ देंगे तो ये बोतल क्या हो जाएगी, वापसी अपनी जगह पर आ जाएगी। इसी तरह जो अनस्टेबल की एग्जांपल होती है, अनस्टेबल की एग्जांपल ये है, अगर मैंने किसी चीज को यहाँ पे इनिशियली, यहाँ जैसे मार्कर यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है, ये इनिशियली क्या था, सीधा खड़ा हुआ था, इन्होंने इसको टच करके हल्का सा टच किया तो क्या हुआ, ये साइड से गिर गया। अब ये वापसी दोबारा खड़ा नहीं हो सकता, तो इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, अनस्टेबल बोलेंगे। तो ये एक सिंपल सी और अच्छी एग्जांपल मुझे लगी, और इसी के अंदर ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि भाई न्यूट्रल चीज क्या होती है, जिस चीज को छेड़ो तो फिर वो चलती जाती है और कुछ टाइम बाद अपनी नई पोजीशन पर जाकर स्टॉप हो जाएगी, जैसे कि फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया, कोई और भी ऐसी चीज हो गई जिसको आपने क्या किया, इनिशियली टच किया और वो अपनी नई पोजीशन पर जाकर वो चली गई। अनस्टेबल क्या होता है, इनिशियली जो चीज अपने पोजीशन पर थी आपने उसको टच किया और नीचे गिर गई और वापसी अपने पोजीशन पर ना आ सके, जैसे कोई मार्कर हो गया, कोई गिलास हो गया जिसको आपने टच कर दिया नीचे गिर गया, वापसी अपनी जगह पर नहीं आ सकता, फिर वो खुद ब खुद नहीं आ सकता। आप तो जाहिर सी बात है हर एक चीज कर लोगे, लेकिन वो खुद नहीं आ सकता। जो स्टेबल चीज होती है वो क्या होती है, आपने उसकी इनिशियल पोजीशन को हल्का सा उठाया या डिस्प्लेस किया, हल्का सा टच किया फिर छोड़ दिया तो वापसी खुद अपनी पोजीशन पे जो चीज चली जाए वो स्टेबल के अंदर आती है। तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल जो है आपको समझ आ गई होगी इक्विलिब्रियम की, और यहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर है 15 और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑसिलेशंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑसिलेशन 1, और इसका शायद पार्ट 2 भी होगा क्योंकि 1 लिखा हुआ है, तो 15 और 16 दोनों हमारे पास क्या है, सेम ही लेक्चर्स होंगे। ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन इज एनी सेल्फ रिपीटिंग मोशन। तो सेल्फ रिपीटिंग मोशन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कि सेल्फ रिपीटिंग मोशन कौन सी होती है, तो आप बोलोगे ऑसिलेशन हमारे पास सेल्फ रिपीटिंग मोशन होती है। दिस मोशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी इस मोशन के कैरेक्टरिस्टिक आपसे शॉर्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं या फिर एमसीक्यू के अंदर। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होने चाहिए, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि जो पीरियड है यानी टी, विच इज द टाइम फॉर कंप्लीटिंग 1 फुल साइकिल। तो हमारे पास जो पीरियड टी होता है, पीरियड अलग चीज होती है, टाइम अलग चीज होती है। तो टाइम को आपने कैपिटल टी से नहीं स्मॉल टी से लिखना होता है, और पीरियड को सिंबल होता है टी लेकिन कैपिटल टी होता है, जो कि हमारे पास टाइम होता है कंप्लीटिंग 1 फुल साइकिल। तो ऑसिलेशन के दरमियान हमारे पास जो कंप्लीट जो 1 साइकिल हम कंप्लीट करते हैं जिस टाइम के अंदर, वो हमारे पास पीरियड कहलाता है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसका सिंबल होता है एफ, और फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/t, विच इज द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। जो नंबर ऑफ साइकिल हम काउंट करेंगे पर सेकेंड, तो वो किसको हम बोलेंगे, तो वो हमारे पास कहलाती है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी।
अनदर फ्रीक्वेंसी यूज सिंबल इज वी, यानी जो फ्रीक्वेंसी का दूसरा सिंबल यूज करते हैं हम वो क्या हमारे पास ये म्यू वी करके लिखा होता है। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंटली यूज सिंबल इज, अनदर फ्रीक्वेंटली यूज सिंबल इज म्यू। ये जो वी लिखा हुआ है, म्यू बोल रहा हूँ मैं बार बार, तो ये वी जो लिखा हुआ है हमारे पास ये क्या है, ये भी फ्रीक्वेंसी का दूसरा सिंबल है। द एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड का सिंबल क्या होगा, ए होगा, विच इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम और द अदर साइज ऑफ ऑसिलेशन। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ये तीन हमारे पास, सॉरी टाइम पीरियड बोल रहा हूँ, पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, ये तीन चीजें हमारे पास किस चीज के करेक्टरिस्टिक में आएंगी, ऑसिलेशन के करेक्टरिस्टिक में आएंगी। और ऑसिलेशन एक क्या चीज है, सेल्फ रिपीटिंग मोशन है हमारे पास। वाई डज अ सिस्टम ऑसिलेट, यानी ये आपसे रीजनिंग में पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कि सिस्टम ऑसिलेट क्यों करता है, आखिरकार इसकी क्या मजबूरी है कि इसको ऑसिलेट करना पड़ रहा है। तो ये आपने बताना है हमारे पास कि इट डज सो बिकॉज अ फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सेंट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आपने ये बताना है रीजन कि भाई हमारे पास ये रीजन होता है कि इस वजह से होता है, सिस्टम ऑसिलेट इस वजह से करता है कि भाई फोर्स जो होती है वो हमेशा किसकी तरफ डायरेक्ट करती है, सेंट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करती है। या फिर अगर दूसरे वर्ड में समझाऊं आपको, द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टू रिटर्न द ऑब्जेक्ट टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी फोर्स हमेशा एक्ट करता है ताकि हमारे पास जो ताकि ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सके उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो थी इनिशियल उसके अंदर। सो द ऑब्जेक्ट विल ऑसिलेट अराउंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसी वजह से हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑसिलेट करता है, यानी ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है अराउंड द इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड। यहाँ तक आपने लिख दिया, बस काफी हो गई चीज, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर रीजन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या, द रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है हमारे पास वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। और रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ रिस्टोर इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स। यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है ये फॉर्मूला लिख के आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ भाई यहाँ पे जो डेल्टा एक्स लिखा हुआ है ये क्या चीज है। तो ये वो डिस्टेंस है अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये वो डिस्टेंस है हमारे पास जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से लेकर हमारे पास दूर है, अवे है। और जो नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूले के अंदर, ये भी पूछा जा सकता है फॉर्मूला लेके एफ रिस्टोर इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा एक्स। यहाँ बताओ कि नेगेटिव साइन जो लगा हुआ है ये किस चीज को शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट द फोर्स एक्ट्स टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन क्या चीज शो कर रहा है कि भाई ये किसकी तरफ एक्ट कर रहा है, फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ। और जो के लिखा हुआ है वो किस चीज को शो कर रहा है, तो के हमारे पास एक कांस्टेंट है जो कि एक स्ट्रेंथ दे रहा है रिस्टोरिंग फोर्स को। तो ये जो चीजें लिखी हुई है फॉर्मूलाज के अंदर, ये भी आपसे पूछी जा सकती है कि नेगेटिव साइन आखिर क्यों है भाई, बताओ ना क्यों है। तो आप बोलोगे नेगेटिव साइन इसीलिए क्योंकि हमारे पास ये फोर्स जो एक्ट कर रही है इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ उसको शो कर रहे हैं। अब आपसे पूछेंगे कि के क्या है, तो आप बोलोगे के भाई हमारे पास एक कांस्टेंट है जो कि हमारे पास, बस इतना ही याद रखो कि के कांस्टेंट है तो काम हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास डेल्टा एक्स क्या है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो डेल्टा एक्स हमारे पास वो चीज़ है जो हमारे पास क्या है, वो डिस्टेंस है जो कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट से अवे है। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो डब्ल्यू लिखा हुआ है, ये डब्ल्यू तो नहीं है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं शायद, या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, विच इज कॉल्ड द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं, इज डेट डब्ल्यू, ये जो डब्ल्यू लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। इन ऑर्डर टू सोल्व द सिंपल एसएचओ की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म में भूल गया, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हाँ, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एसएचओ, इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एमसीक्यू के अंदर। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे होता है ना एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी तरह सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है एसएचओ, यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हमारे पास यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। अब ये नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है कि इन ऑर्डर टू सॉल्व द एसएचओ इक्वेशन वी शैल फर्स्ट लर्न हाउ टू डिफरेंशिएट सम एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी अगर हमने एसएचओ इक्वेशन को सॉल्व करवाना है, यानी इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन को जो है सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ सीखनी चाहिए कि भाई किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। यानी ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी कि सबसे पहले हमें ये इसके दरमियान डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो फ्रीक्वेंसी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो इंडिपेंडेंट होती है, किस चीज़ के इंडिपेंडेंट होती है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन के इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट लिखा है द क्वांटिटी थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू टी प्लस फाई इज कॉल्ड द डैश ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वांटिटी ये लिखी हुई है ये हमारे पास क्या कहलाती है, फेज ऑफ द मोशन कहलाती है। और जो कांस्टेंट है ये जो फाई लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो सिंबल है इसको फाई बोलते हैं, लेकिन ये होता क्या है, ये फेज कांस्टेंट होता है।
A different value of phi just means that the origin of time has been chosen differently. A different value यानी phi की जो different वैल्यू होती है उसका मतलब ये होता है कि origin of time जो है वो different चूज किया गया है. नेक्स्ट है पुटिंग टू स्प्रिंग इन पैरेलल मेक इट्स हार्डर टू स्ट्रेच देम. अगर आप किसी भी दो स्प्रिंग को पैरेलल रखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो मुश्किल होगा उसको स्ट्रेच करना. इन सीरीज दे आर इजियर टू स्ट्रेच. अगर हमारे पास स्प्रिंग्स को अगर हम सीरीज के अंदर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी होगा उनको स्ट्रेच करना. और ऐसी सूरत में क्या होगा, सो मास विल ओसिलेट फास्टर. ऐसी सूरत में जो मास है वो फास्टर ओसिलेट करेगा एज कम्पेयर एज इन द फर्स्ट केस एज कम्पेयर टू द सेकंड. यानी पहले केस के अंदर हमारे पास जो मास है वो फास्टर ओसिलेट करेगा दूसरे केस के मुकाबिल. नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 16 ओसिलेशन का पार्ट 2 आ चुका है. लेक्चर नंबर 16 के अंदर हम देखेंगे अब क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास. तो सबसे पहली चीज़ क्या लिखी, इफ़ यू टेक अ कॉमन ऑब्जेक्ट लाइक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड पाइवट इट एट सम पॉइंट इट विल ओसिलेट व्हेन डिस्टर्ब. तो हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कोई भी एक कॉमन ऑब्जेक्ट ले लेते हो जैसे कि कार्डबोर्ड हो गया, तो पाइवट क्या चीज़ होती है, तो वो हमारे पास वो पॉइंट होता है जिसके अराउंड हमारे पास रोटेशन होती है. जैसे ये अगर मान के चलो ये हमारे पास पाइवट हम बोलेंगे ये पॉइंट है, तो इसके अराउंड अगर रोटेशन हो रही है तो हमारे पास क्या पॉइंट कहलाएगा, पाइवट पॉइंट कहलाएगा. तो हमारे पास क्या, अगर हम कॉमन ऑब्जेक्ट को लेते हैं जैसे कि कार्डबोर्ड हो गया, कार्डबोर्ड हमारे पास कोई भी पीस हो गया उसका, एंड पाइवट एट सम टाइम इट विल एट सम पॉइंट तो इट विल ओसिलेट व्हेन डिस्टर्ब. तो ये हमारे पास क्या करेगा, ओसिलेट करना शुरू कर देगा अगर हम उसको डिस्टर्ब करेंगे. But this is not the simple pendulum discussed above because all the mass is not concentrated at one point. But ये हमारे पास क्या सिंपल पेंडुलम नहीं है जो हमारे पास डिस्कस किया गया है. ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो मासेज हैं वो हमारे पास कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी एक जगह पर. तो ये बस एक सिंपल सी चीज़ है, ये यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए, इतना ज़्यादा खास नहीं है. बस आपको मेन चीज़ क्या है ये चीज़ याद होनी चाहिए. इसके साथ अगर ये भी हो जाए तो अच्छा काम हो जाएगा. इफ़ यू पुट द पाइवट एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ मास, अगर आप पाइवट को जो है वो एग्जैक्टली जो है सेंटर ऑफ मास में रखते हो, देन इट विल नॉट ओसिलेट. तो इस सूरत में वो क्या करेगा, ओसिलेट नहीं करेगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए भी और यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है रीजनिंग के लिए भी. तो दोनों आपको पता होने चाहिए कि भाई अगर आप जो है पाइवट को एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास में रखते हो, यानी पाइवट को एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास में रखा, तो इसी सूरत में वो ओसिलेट करेगा या नहीं करेगा, एमसीक्यू में पूछेंगे. तो आपने बताना है कि भाई ऐसी सूरत में वो ओसिलेट नहीं करेगा. अगर यही स्टेटमेंट वो खुद ही शॉर्ट के अंदर दे दे कि भाई हमारे पास जो पाइवट को अगर हम एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास में रखते हैं तो इस सूरत में वो ओसिलेट नहीं करता, इसकी रीज़न बताओ क्यों नहीं करता. ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है रीजनिंग में. तो आप बोलोगे बिकॉज देयर इज नो रिस्टोरिंग फोर्स एंड द टॉर्क वेनिशेस एट द सेंटर ऑफ मास पोजीशन. सीएम का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास. तो आप बोलोगे कि भाई हमारे पास कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होती, इसी वजह से जो टॉर्क होता है वो ख़त्म हो जाता है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के ऊपर. बस सिंपल सी चीज़ आपने लिख देनी है, 3 नंबर मुफ्त के मिल गए. नेक्स्ट क्या है, इफ़ टू ओसिलेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एट राइट एंगल आर कंबाइन. अगर हमारे पास मुख्तलिफ ओसिलेशन होगी, अगर हमारे पास 2 ओसिलेशन जो है वो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर जो है वो राइट एंगल के अंदर कंबाइन कर दी गई, तो इस सूरत में जो रिजल्टिंग मोशन होता है वो क्या होता है, मोर कॉम्प्लिकेटेड होगा. इट इज़ नॉन इवन पीरियोडिक अनलेस द 2 फ्रीक्वेंसीज आर इन द रेशियो ऑफ इंटीग्रल. अगर हमारे पास जो है हमारे पास ये इवन पीरियोडिक, इट इज़ नॉट इवन पीरियोडिक, हमारे पास ये पीरियोडिक नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, कि हमारे पास जब तक हम इन 2 फ्रीक्वेंसीज को रेशियो ऑफ इंटीग्रल के अंदर नहीं रखते तब तक हमारे पास ये पीरियोडिक नहीं हो सकती. और जो रिजल्टिंग कर्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीसाजस फिगर्स बोलते हैं. तो ये भी आपने याद रखना है कि जो रिजल्टिंग कर्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीसाजस फिगर्स. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन. तो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या होता है, तो टिपिकली द फ्रिक्शनलेस फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस आर इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड. तो यहाँ पर आपने डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन को याद रखना है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से हो या फिर लिक्विड और जो लिक्विड की वजह से हो हमारे पास, और इन लिक्विड यानी लिक्विड के अंदर हो, हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है. नेक्स्ट जो डैम्पिंग कॉजेज द एम्पलीट्यूड टू डिक्रीज विद टाइम. तो डैम्पिंग कॉजेज क्या करती है, एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करती है टाइम के विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है कि फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस. तो फोर्स ऑसिलेशन और रेजोनेंस क्या चीज़ होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है ऑफ द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज एट मैक्सिमम. ये जो कंडीशन हमारे पास क्या कहलाएगी, रेजोनेंस कहलाएगी. तो इसको भी आपने पढ़ लेना है, कोई इतना खास नहीं है, बस इसके अंदर आपने डेफिनेशंस को याद रख लेना है, ये जो हमारे पास लिखी हुई है, बाकी कोई इसके अंदर खास चीज़ें नहीं लिखी हुई. बस ये एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि डैम्पिंग के दौरान क्या होता है, विद डैम्पिंग द एम्पलीट्यूड इज लार्ज. जब डैम्पिंग होगी हमारे पास तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है डैम्पिंग के दौरान वो क्या होता है, लार्ज होता है. और जो है उसके अलावा क्या होता है हमारे पास, रिमेन्स फाइनाइट यानी फाइनाइट होता है.
लेक्चर नंबर 17 आ चुका है फिजिक्स ऑफ मटेरियल से रिलेटेड, और इसके अंदर कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी ये दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती हैं। स्ट्रेस भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इलास्टिसिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। यानी इलास्टिसिटी वो चीज़ होती है जिसके हमारे पास, जैसे कोई प्लास्टिक का स्केल हो गया और उसके अंदर क्या इलास्टिसिटी होगी, तो हमारे पास क्या होगा, अगर आप उसको हल्का सा नीचे खींचोगे तो वापसी, उसको छोड़ दोगे तो वापसी अपनी जगह पर आ जाएगा, कुछ वाइब्रेशन होगी, वापसी अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये इलास्टिसिटी की वजह से होता है हमारे पास, यानी ओरिजिनल शेप के अंदर वापसी आ जाता है। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव्ड, यानी आपने स्केल को एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से ऊपर से आपने इसको खींचा, यानी पीछे की तरफ खींचा और उसको छोड़ दिया, यानी फोर्स लगाया और फिर हटा दिया, तो वो वाइब्रेशन करेगा थोड़ी सी, उसके बाद क्या करेगा, वापसी अपने ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये इलास्टिसिटी कहलाती है। इसी तरह रबर बैंड हो गया, इसको आपने एक सिरे से खींच लिया, दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ है आपने, लेकिन उसकी एक साइड आपने एक पकड़ी हुई है फिक्स्ड है, उसको आपने नहीं हिलाना, और दूसरे साइड को आपने खींच लिया, और वैसे ही जैसे ही छोड़ा तो वो खींचे जाएगी, क्योंकि वो रबर से बनी हुई है, रबर बैंड है, सही है। उसको खींचते जाओ, इलास्टिसिटी है उसके अंदर, फिर छोड़ दो। अब जैसे ही छोड़ोगे वापसी अपने इनिशियल पोजीशन के अंदर आ जाएगी जब एक्सटर्नल फोर्स आप रिमूव कर दोगे। इफ अ बॉडी इज कम्प्लीटली रिकवर्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। यानी वो चीज़ जो परफेक्टली तरीके से जैसे ओरिजिनल कंडीशन के थी अंदर थी, वापसी उसी कंडीशन के अंदर आ गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे। और एग्जांपल इसके दिए हुए क्वार्ट्ज, स्टील एंड ग्लास आर वेरी नियरली इलास्टिक। तो ये हमारे पास किसके एग्जांपल के अंदर आएंगी, इलास्टिसिटी के अंदर एग्जांपल के अंदर आएंगी। जैसे क्वार्ट्ज हो गया, स्टील और ग्लास हो गया, ये आपसे पूछा जा सकता है इलास्टिसिटी के अंदर, तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिसिटी। तो ये जो एग्जांपल है हमारे पास क्वार्ट्ज हो गया, स्टील हो गया, ग्लास हो गया, हमारे पास क्या, इसको हम बोल सकते हैं ये नियरली इलास्टिक है। तो ये इलास्टिक की एग्जांपल है, आपसे पूछा जा सकता है कि किसको हम ये है हमारे पास इनमें से कौन कौन सी चीज़ है जो वो नियरली इलास्टिक है। तो ये तीनों एग्जांपल दे सकते हैं, और एक जो है हमारे पास प्लास्टिसिटी की एग्जांपल दे देंगे, और आपको ये बोल देंगे कि इनमें से कौन सी एग्जांपल नहीं है इलास्टिसिटी की। तो आपने बोलना है कि इनमें से कोई एक उठा के दे देंगे कि भाई स्टील धनी हो गया, प्लास्टिक हो गया। अब प्लास्टिक और ग्लास जब आप देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। यही चीज़ आपने याद रखनी कि प्लास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, दोनों चीज़ों को आपने माइंड के अंदर बैठा लेना है। अब प्लास्टिसिटी क्या होती है, इफ बॉडी हैज़ नो टेंडेंसिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। प्लास्टिसिटी उसको बोलते हैं कि भाई जब हमारे पास एक चीज़ बन गई तो वापसी अपनी जो है पोजीशन गेन ना कर सके, अगर उसको आप इनिशियली डिस्टर्ब करोगे तो वापसी वो अपने पोजीशन के अंदर नहीं आएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक बोलते हैं। और वो चीज़ जो हमारे पास जो है वापसी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। जो कंडीशन के अंदर वापसी नहीं आती अपने ओरिजिनल के अंदर, तो हमारे पास क्या कहलाती है, परफेक्टली प्लास्टिक। और प्लास्टिसिटी ये पूरा प्रोसेस कहलाता है। जो कॉमन एग्जांपल है प्लास्टिक की वो कौन सी होगी, हमारे पास नीडेड डफ हो गया, हमारे पास सॉलिड हनी हो गया, और प्लास्टिक्स हो गई। हमारे पास तीन एग्जांपल दी हुई हैं, ये कम से कम आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद क्या है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस को हम करेक्टराइज कर सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स कॉजिंग द स्ट्रेंथ, स्क्वीज और ट्विस्ट। तो ये डेफिनेशन एज इट इज याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर ऐसे ही पूछेंगे। ये प्रॉपर डेफिनेशन लिख देंगे और से बोलेंगे किस चीज़ की डेफिनेशन है बताओ। इट इज डिफाइंड यूजुअली एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि इसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, बट में हैव डिफरेंट डेफिनेशन। बट इसकी जो है मुख्तलिफ डेफिनेशन हो सकती है टू सूट डिफरेंट सिचुएशन, यानी सिचुएशन के मुताबिक इसकी स्ट्रेस की डेफिनेशन जो है वो चेंज हो सकती है। विच डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। हम जो 3 तरह के जो है स्ट्रेसेस के दरमियान जो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड अलोंग सम लीनियर डायमेंशन ऑफ बॉडी, तो इस सूरत में जो स्ट्रेस कहलाता है वो कौन सा स्ट्रेस कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाएगा। और ये यहाँ से जो है ना मज़े से आपके काफ़ी सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, इजी तरीके से बना लेंगे वो एमसीक्यूज। करना कुछ नहीं है, बस वर्ड्स याद रखने। जिसने याद रख लिए उसके मज़े हो गए, वरना जिसने नहीं रखे उसकी शामत हो गई। अगर हमारे पास जो डिफॉर्मिंग फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं हम किसी सम एक्सेस पे, यानी इज अप्लाइड अलोंग सम लीनियर डायमेंशन ऑफ बॉडी, अगर हम लीनियर डायमेंशन ऑफ बॉडी में कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसी सूरत में जो हमारे पास स्ट्रेस है वो स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाता है। और इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम क्या बोल सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। तीनों के तीनों नाम याद होने चाहिए आपको, इनको हम ये बोल सकते हैं। अगर हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है नॉर्मली और यूनिफॉर्मली एक्ट कर रही है बॉडी के तमाम साइड से, तो इसी सूरत में जो स्ट्रेस होती है वो क्या कहलाती है, वो वॉल्यूम स्ट्रेस कहलाती है। चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन अगर हमारे पास फोर्स अप्लाई कर दी टेंजेंशियली टू वन फेस ऑफ रेक्टेंगल बॉडी, यानी किसी वन फेस यानी वन फेस रेक्टेंगल बॉडी में की, तो इसी सूरत में जो कीपिंग द अदर फेस फिक्स,
ताकि दूसरा जो फेस है उसको फिक्स रख सकें। दूसरे में जो स्ट्रेस होती है वो क्या कहलाएगी, टेंजेंशियल कहलाएगी या फिर शेयरिंग स्ट्रेस कहलाएगी। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एज इट इज रट लेना है अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेन। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस हो गया और इसके करेक्टर्स हो गए यानी डिफरेंट टाइप्स हो गई। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेस हो गया, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस हो गया, ये तीनों पॉइंट्स। इसी तरह स्ट्रेन हमारे पास इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेन की हमारे पास मुख्तलिफ टाइप दी हुई है। जिस तरह उसकी थी स्ट्रेस की थी, इसी तरह इसकी भी है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया और शेयरिंग स्ट्रेन हो गया। तो ये तीनों टाइप्स इसकी भी है हमारे पास, स्ट्रेन की भी है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसको आपने लाजमी देख लेना है। तो स्ट्रेन के व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब हमारे पास मुख्तलिफ डिफॉर्मिंग फोर्सेज जो है किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है तो इसी सूरत में वो क्या करते हैं, अंडरगो चेंज करते हैं अपने शेप और साइज के अंदर। यानी जब मुख्तलिफ डिफॉर्मिंग फोर्सेज हमारे पास अप्लाई होती हैं बॉडी के ऊपर तो इसी सूरत में क्या करता है, वो अपने साइज और शेप के अंदर जो है वो चेंजेस लाना शुरू कर देता है। द फ्रैक्शनल चेंज इन शेप और साइज, और वो जो शेप के अंदर जो चेंज आता है, वो साइज के अंदर जो चेंज आता है, उसी को हम स्ट्रेन बोलते हैं। और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, जो चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन के अंदर चेंज आना, उसको डिवाइड कर दिया आपने ओरिजिनल डायमेंशन, यानी इनिशियल जो थी उसको नीचे लिखेंगे और जो चेंज आए उसको ऊपर लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेन आ जाएगा। अब स्ट्रेन को इन्होंने मजीद चीजें लिखी है कि स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है, एक रेशियो होती है सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान। तो स्ट्रेन आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, तो आपने ये भी चीज याद रखनी कि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। आपने लिख देना है कि भाई नो यूनिट। ब्लैंक्स के अंदर पूछ सकते हैं कि स्ट्रेन का यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे इसका यूनिट नहीं है, उसका पूछ लो जिसका यूनिट है। तो आपने क्या लिख देना है, स्ट्रेन एक रेशियो है सिमिलर प्रॉपर्टीज के दरमियान, उसका कोई यूनिट नहीं होता। ये एज रीजन भी आपसे पूछा जा सकता है कि वाई स्ट्रेन हैज नो यूनिट, सही है, वाई स्ट्रेन हैज नो यूनिट। तो आप बोलोगे कि स्ट्रेन के एक रेशियो ऑफ सिमिलरिटी, एक रेशियो है हमारे पास सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान, इसी वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होता। बस यहाँ तक लिख दिया, डन। और इस तरह तीन डिफरेंट काइंड होती हैं स्ट्रेन की, जिस तरह स्ट्रेस की तीन है इसी तरह स्ट्रेन की भी तीन होंगी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कब होगा, जो रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ जो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ होगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा। वॉल्यूम स्ट्रेन कब होगा, जब रेशियो ऑफ वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड होगा, डेल्टा वी अपॉन वी हो गया तो वॉल्यूम स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा, जब एंगुलर डिफॉर्मेशन यानी जो थीटा है इज इन रेडियंस, इसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला ये होगा। तो तीनों का आपने फॉर्मूला याद रखना है ताकि एमसीक्यू के अंदर पूछे तो मसला ना हो। नेक्स्ट है हुक्स लॉ। अगेन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, तमाम को देखते हैं, ये चैप्टर काफी लंबा है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या है, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये हुक्स लॉ क्या कहलाते हैं, हमारे पास जो स्मॉल डिफॉर्मेशन होती है ऐसी सूरत में जो स्ट्रेस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन के। और हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। और यहाँ पे जो हुक्स लॉ लिखा हुआ है इसको आपने एज इट इज नहीं छाप लेना, ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए आपकी हेल्प करेगा। बाकी हुक्स लॉ को आपने यूट्यूब के ऊपर डिटेल से देख लेना है, इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जो लॉज हो गए, स्टेटमेंट्स हो गई, डेरिवेशन हो गई, उनको आपने हैंड आउट से नहीं करना, उनको आपने यूट्यूब से जाके बाकायदा सर्च करना है उसके बारे में, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। यहाँ से तो सिर्फ और सिर्फ मैं लाइनें बता रहा हूँ ये करो। द क्या है नेक्स्ट हमारे पास, द कांस्टेंट ई इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो हमारे पास जो ये जो ई कांस्टेंट लिखा हुआ है क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। और ई का जो है यूनिट सेम होता है जिस तरह स्ट्रेस का यूनिट होता है, बिकॉज स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। और तीन मॉडुलाई होते हैं हमारे पास इलास्टिसिटी के, एक होता है यंग मॉडुलस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया और शेयर मॉडुलस हो गया। आपसे पूछा जा सकता है मॉडुलस कितने तरह के होते हैं, हम बोलोगे भाई तीन तरह के होते हैं, एक यंग होता है, जवान होता है, दूसरा होता है बल्क होता है, तीसरा होता है शेयर। अच्छा यंग मतलब जवान, यहाँ पे वो जवान वाला नहीं है, सही है। ये यंग मॉडुलस हमारे पास अलग से एक पूरा थ्योरी है हमारे पास, उसको यंग बोल रहा हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ, सही है। वाई इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसी तरह बल्क मॉडुलस है, ये हमारे पास बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास क्या है, ये आई बाई बी, वन बाई बी किसको शो कर देता है, कंप्रेसिबिलिटी को शो करता है। मटेरियल हैविंग अ स्मॉल वैल्यू ऑफ बी कैन बी कंप्रेस इजीली। कोई भी मटेरियल अगर उसकी जो स्मॉल वैल्यू ऑफ बी है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं इजीली। इसी तरह शेयरिंग मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस है। अगर हमारे पास जो है यहाँ पर कोई खास चीज़ लिखी नहीं है, बस शेयरिंग का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो आपने यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट अगर वायर को हम स्ट्रेच करेंगे इस सूरत में उसकी लेंथ इंक्रीज होगी और क्या चीज़ डिक्रीज होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मैं वायर को स्ट्रेच करता हूँ तो इस सूरत में उसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन इज टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड। ये भी एक अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के रिलेटेड। तो हमारे पास जो रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के मुताबिक वो क्या कहलाएगा,
पॉइजन रेशो कहला गया हमारे पास। पॉइजन रेशो का फॉर्मूला भी लिखा है 8 और इसकी वैल्यू कितने दरमियान। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पॉइजन वैल्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे ये है। आपसे पूछा जा सकता है कि पॉइजन रेशो की वैल्यूज कहाँ से कितनी होती है, तो आप बोलोगे 0 एंड 0.5 के दरमियान लाइज करती है, यानी इसके दरमियान होगी। 0 एंड 0.5 के दरमियान कुछ भी हो सकती है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 या फिर 0.5 हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो सॉरी 1 तो नहीं होगी, 0 और 0.5 के दरमियान, यानी 0.1 से लेकर 0.5 के दरमियान वैल्यू कोई भी हो सकती है या फिर 0 भी हो सकती है। तो ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्लूइड एक सब्सटेंस है जो कि फ्लो करता है और उसका कोई शेप नहीं होता। 10 ऑल लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड। तो हमारे पास ऐसी सूरत में जो गैसेज और लिक्विड्स हैं वो तमाम के तमाम फ्लूइड्स की एग्जांपल होंगी, और ये फ्लूइड से रिलेटेड भी आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो फ्लूइड कौन कौन सी चीज़ें हैं, गैसेज और लिक्विड्स हमारे पास फ्लूइड के अंदर आती है। सॉलिड पोसेस ऑल 3 मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी। सॉलिड जो है तमाम जो है मॉड्यूल है कि इलास्टिसिटी जो है हमारे पास वो उनको प्रोसेस करता है, वेयर एज अ फ्लूइड प्रोसेसेस ओनली द बल्क मॉड्यूलस। जबकि फ्लूइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस करते हैं बल्क मॉड्यूलस को, और सॉलिड जो हमारे पास जितने भी इलास्टिसिटी के मॉड्यूल हैं हमने पढ़े थे, जैसे बल्क मॉड्यूलस हो गया, शेयर मॉड्यूलस हो गया, यंग मॉड्यूलस हो गया। तो ये जितने भी हमारे पास सॉलिड्स प्रोसेस करता है तमाम को, लेकिन जो हमारे पास जो फ्लूइड होता है तो सिर्फ फ्लूइड के हमारे पास क्या करते हैं, बल्क मॉड्यूलस को प्रोसेस करता है। अ फ्लूइड एट रेस्ट कैन नॉट सस्टेन अ टेंजेंशियल फोर्स। अगर कोई भी फ्लूइड रेस्ट के ऊपर है तो इस सूरत में कोई भी टेंजेंशियल फोर्स को सस्टेन नहीं कर सकता। इफ सर्च फोर्स इज अप्लाई टू अ फ्लूइड, अगर हम ऐसी सूरत में फोर्स को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट लेयर जो है वो सिंपली स्लाइड ओवर हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। इसीलिए हमारे पास जो फोर्स हम एक्ट करते हैं फ्लूइड के रेस्ट के ऊपर उसको क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए सरफेस के मुकाबिल। ये हमारे पास क्या शो करता है कि फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या है, रेस्ट पे है, ग्रेविटी के अंडर है, किसी कंटेनर के अंदर है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, फालतू है, बस ये पता होना चाहिए। मेन चीज़ क्या है हमारे पास, ये जो यहाँ पर चीज़ें दी हुई है कि फ्लूइड जो है रेस्ट के ऊपर होता है तो क्या होता है, हमने कब इसको अप्लाई करना है, कब चीज़ें नहीं करनी, सॉलिड क्या चीज़ प्रोसेस करता है, तो तीनों मॉड्यूल के रूल ऑफ इलास्टिसिटी को करता है, लेकिन फ्लूइड किसको करता है, सिर्फ और सिर्फ बल्क मॉड्यूलस को। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। ये हमारे पास क्या है, फ्लूइड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, बट उसकी शेप जो है वो चेंज नहीं होती, एंड डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, यानी खुद की कोई शेप नहीं होती। और हमने क्या सीखा कि भाई लिक्विड और गैसेस जो है हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये दोनों फ्लूइड की एग्जांपल्स हैं। जो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया है हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, फोर्स की प्रेशर की है, तो प्रेशर का ये फॉर्मूला आपने याद रख लेना है। और प्रेशर क्या है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका यूनिट है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर हम बोल सकते हैं पास्कल। और स्केलर की जो डेंसिटी हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या है, और वेयर डेल्टा एम, यहाँ पर जो डेल्टा एम ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास है मास ऑफ अ स्मॉल पीस ऑफ मटेरियल, एंड डेल्टा वी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रहा है। नेक्स्ट है पास्कल प्रिंसिपल, क्या होता है, जो प्रेशर जो हम इनक्लोज फ्लूइड जो है ट्रांसमिट होती है किसी भी पोर्शन ऑफ फ्लूइड के अंदर एंड टू द वॉल, और जो हमारे पास वॉल्स है कंटेनिंग वेसल के अंदर, ये हमारे पास क्या करता है, दिस फॉलो द अबव इफ एच द हाइट बिलो द अबव सरफेस। तो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको आपने अगर याद रखना है तो रख सकते हो। हमारे पास यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है ये जो PXT है एक्सटर्नल है, ये कौन सा प्रेशर है, ये प्रेशर ऑफ सरफेस ऑफ द लिक्विड है। सो द डिफरेंस इन प्रेशर क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास डिफरेंस ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला। ऐसी सूरत में जो हमारे पास है, आई हैव यूज्ड देयर द फैक्ट ऑफ लिक्विड इज आर इनकम्प्रेसिबल सो द प्रेशर इज एवरीवेयर द सेम। ये कोई खास चीज़ नहीं है, बस पास्कल का प्रिंसिपल आपने याद रख लेना है कि हमारे पास कब कौन सा फॉर्मूला होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ लिखी हुई होगी, अगर इफ़ एच इज़ द हाइट बिलो द लिक्विड सरफेस, अगर हमारे पास एच जो है उसकी हाइट जो है लिक्विड सरफेस से बिलो है, तो इस सूरत में जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा होगा, तो ये वाला होगा, ये आपको याद होना चाहिए। अगर हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है हमारे पास सरफेस ऑफ लिक्विड का, उसके अंदर डिफरेंस इन प्रेशर आ रहा है, तो तब क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, और इसके लिए वजह से हम ये लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपने बस याद रखनी है पास्कल प्रिंसिपल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या, लेक्चर नंबर 18 और लास्ट लेक्चर है हमारे पास फिजिक्स ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड। फ्लूइड के ऊपर डिटेल में यहाँ पर हमारे पास अलग से चैप्टर इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये फ्लूइड को तो अपने डिटेल में लास्ट 3 चैप्टर्स हमारे पास जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपने करना है, लाजमी करना है। एक फ्लूइड के हमारे पास एक मैटर है, उसकी कोई शेप नहीं होती, इसी वजह से कि हम क्या कर सकते हैं, एंड एडजस्ट टू द कंटेनर दैट इज प्लेस्ड, यानी कंटेनर के मुताबिक ही फिक्स्ड हो जाती है। फ्लूइड की अपनी कोई शेप नहीं होती, इसीलिए वो किसी चीज़ के अंदर डालो कंटेनर के मुताबिक उसी शेप के अंदर आ जाएगी। गैसेस और लिक्विड क्या होते हैं, दोनों फ्लूइड के अंदर आते हैं हमारे पास, और फ्लूइड जो है वो तमाम किस चीज़ से मेड होते हैं, मॉलिक्यूल से बनकर बने होते हैं। एवरी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स अदर मॉलिक्यूल अराउंड इट, और हर एक जो मॉलिक्यूल होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं अपने अराउंड।
जो लिक्विड एग्जिबिट करता है सरफेस टेंशन को, और लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इट्स फ्री सरफेस टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट टू अ मिनिमम पॉसिबल एरिया एंड देयरफॉर स्टेट ऑफ टेंशन। तो लिक्विड किसको एग्जिबिट करता है, सरफेस टेंशन को करता है। बाकी इसकी ये लाइन आप जो है रट सकते हो। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड एग्जिट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन ईच अदर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो आपस में अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे के ऊपर जो है वो एग्जिट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो वो फोर्स आपसे पूछी जा सकती है, वो फोर्स कौन सी होती है जो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है एक दूसरे के ऊपर एग्जिट करते हैं, तो वो हमारे पास होती है कोहेसिव फोर्स। और जो डीप इनसाइड लिक्विड होती है, मॉलिक्यूल जो है किस चीज़ के सराउंड होता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स के सराउंड होता है हर एक डायरेक्शन के अंदर, इसीलिए जो हमारे पास वहाँ पर कोई नेट फोर्स नहीं होती। जो ऐसा यूनिट है सरफेस टेंशन का वो क्या है आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बोलोगे न्यूटन पर मीटर है। नेक्स्ट है जो सरफेस टेंशन हम कॉज होता है हमारे पास जो प्रेशर डिफरेंस होता है इनसाइड और आउटसाइड किसी भी सोप बबल का और लिक्विड ड्रॉप का। जो सरफेस टेंशन ही जो मेन रीज़न होता है जो कि कॉज करते हैं हमारे पास एक प्रेशर डिफरेंस इनसाइड और आउटसाइड किसी भी सोप बबल और लिक्विड ड्रॉप के दरमियान। तो ये अब चीज़ आपने याद रखनी कि वो सरफेस टेंशन ही होता है। नेक्स्ट है लिक्विड विल फ्लो फास्टर व्हेन द ट्यूब इज नैरोवर एंड स्लोवर व्हेन इट्स वाइडर। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो लिक्विड है वो फ्लो फास्टर कब करता है, जब हमारे पास ट्यूब जो है वो नैरोवर होता है, और स्लो कब करेगा, जब वाइडर होगा। तो एक चीज़ आपने यहाँ से याद रख लेनी है, वाइडर जब होगा तो स्लो मूव करेगा, नैरोवर होगा तो फास्टर मूव करेगा। नेक्स्ट है बर्नौलीज इक्वेशन है हमारे पास, व्हेन फ्लूइड फ्लो स्टेडीली इट ओबेज द इक्वेशन। तो जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है स्टेडीली तो हमारे पास ये ओबे करता है इस इक्वेशन को। इक्वेशन आपने याद रख लेनी है। जो फेमस इक्वेशन है डेनल बर्नौली के मुताबिक जो 300 साल पहले उन्होंने दी थी, वो हमें बताती है हाउ फास्ट ऑफ फ्लूइड विल फ्लो, यानी कितनी तेज़ी से हमारे पास जो फ्लूइड फ्लो करती है अगर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड उसके ऊपर एक्ट कर रही हो। ये किसने बताया था कि फ्लूइड तेज़ मूव करेगा अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड उसके ऊपर एक्ट कर रही है। तो ये डेनियल बर्नौली ने बताया था 300 साल पहले उन्होंने ये बताया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो प्रेशर है वो स्मॉलर होता है और जो फ्लूइड होता है वो हमारे पास क्या करता है, फास्टर फ्लो करता है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज एग्जैक्टली वाई एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज। तो हमारे पास ये एयरक्राफ्ट की एक एग्जांपल दी हुई है, तो ये आपसे एक रीजनिंग पूछा जा सकता है, तो इसको आपने पढ़ लेना है। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा कोर्स का। लेक्चर नंबर 1 to 18 हमने फाइनली जो है वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो है वो कवर कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ चल रही थी हमारी 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है फिजिक्स 101। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्या होंगे, पसंद आई होगी वीडियोस। और जो पिछले पार्ट्स भी बनाए हुए अगर आपने वो नहीं देखे उनको आप देख सकते हो, नीचे प्लेलिस्ट के अंदर लिंक मौजूद है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसके ऊपर क्लिक करके जाकर आप जो है बाकी के पार्ट्स भी देख सकते हो। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर पार्ट 1 पार्ट 2 जिसके अंदर मैंने लेक्चर नंबर 1 to 12 डिस्कस किया हुआ है, और इस वीडियो के अंदर रिमेनिंग 6 लेक्चर नंबर 13 to 18 कवर कर दिए। ये था हमारे पास पार्ट 3। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।